देखिए ऐसा है कि ये जैसे मैंने कहा कि समय के साथ हम सीखें जी। पहले तो ये लेटेस्ट स्टडी आई है कि जो पेशेंट होता है करीब एवरेज 2.7 डेज सिम्टम होने से पहले ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। मतलब उसको बुखार या जो भी बॉडी एक सिर दर्द कुछ नहीं होता जी। मैक्सिमम लें तो 5 दिन, पर एवरेज 2.7 डेज ये लेटेस्ट मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई किसी के अच्छा एक चीज मेरे को प्लीज फिनिश करने दीजिए। अच्छा है ना? जी। तो एक तो ये है कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन होता है बिफोर द पर्सन बिकम सिम्प्टोमेटिक। एक प्रोपोर्शन लार्ज प्रोपोर्शन होता है, जैसे हमने कहा कि 29% को हर्ड इम्यूनिटी हो गई है ना, पर उनको इन्फेक्शन तो हुआ ना, इन्फेक्शन हुआ लेकिन उनको कोई भी सिम्टम नहीं हुआ, तो उस दौरान वो घूमते रहे, ट्रांसमिट करते रहे अगर उन्होंने मास्क वास्क नहीं पहना। तीसरी बात यह है कि जब जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्शन का जी, वो सिम्टम होने के 16 घंटे पहले और पहले कुछ दिन, यानी पहले फर्स्ट डे से लेके 4-5 दिन तक ट्रांसमिशन मैक्सिमम होता है। 7 दिन के बाद सिम्टम शुरू होने के 7 दिन बाद ट्रांसमिशन करीब करीब ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए जो CDC ने रिकमेंडेशन दी कि अगर किसी को सिम्टम शुरू हुए हैं और 10 दिन गुजर गए हैं और पिछले 3-4 दिन में उसको बुखार नहीं है तो वो कंटेजियस नहीं है। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। इसके अलावा जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो वेंटिलेटर पे होते हैं या स्टॉर्मी कोर्स होता है, उसमें पॉजिटिविटी 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते भी रहती है। लेकिन ये भी तय नहीं है कि वो जो 6 हफ्ते बाद जो पॉजिटिविटी रहती है वो जिंदा वायरस होते हैं, वो ट्रांसमिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इसका हमें तय नहीं है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हर आदमी जो आज की डेट में दिल्ली में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में जहाँ 51% सीरो पॉजिटिविटी है जी, वो सोचना चाहिए कि इसके अंदर वायरस हो सकता है। उसको खुद को सोचना चाहिए कि मेरे अंदर वायरस हो सकता है, इसलिए उसको सारे जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है उसको करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस आदमी को बुखार हो गया है और उसको कोविड का डायग्नोसिस हो गया है और 10 दिन गुजर गए हैं, वो आराम से घर जा सकता है, अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। उसको भी सलाह ये दी जाती है कि वो मास्क वगैरह पहने, क्योंकि कंटेजियसनेस हालांकि साइंस कहती है कि नहीं है, लेकिन एनेक्डोटल केसेस होते हैं, ह्यूमन बॉडी होती है, कभी कभी ट्रांसमिशन लंबे समय तक भी हो सकता है। तो मास्क को पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हैंड वॉशिंग करना, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये तय है कि हमारी मॉर्टेलिटी दर 2% से कम हुई है, एंटीवायरल ड्रग्स भी आए हैं, लेकिन फिर भी इतने एंटीवायरल ड्रग इतने कारगर नहीं है जितने एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होते हैं या एंटी ट्यूबरकुलर TB के लिए होते हैं। उनका मार्जिनल बेनिफिट होता है, लेकिन जो हमने सीखा है वो एक होलिस्टिक मैनेजमेंट सीखा है इस बीमारी का, जिससे कि इटली में 14% डेथ हुई थी, 14% पीपल वर डाइंग ऑफ ऑन एन एवरेज, और हमारे 2% से कम है। ये इसलिए नहीं है कि हमारी सर्विसेज अच्छी है, इसलिए कि हमने सीखा है, समय के साथ सीखा है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करें, कि भाई कांटेक्ट क्या होता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कई तरह से होता है। एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे मेरे सामने कोई बैठा है एक मीटर के अंदर और हम दोनों ने, किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा है और मैं बात कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ या चिल्ला रहा हूँ या खांस रहा हूँ या ज़ोर से बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो डायरेक्टली ड्रॉपलेट उसके मुंह से और नाक से या आँख से होते हुए उसके शरीर में चले जाते हैं। दैट इज़ वन। दूसरा जो बड़ा कंटेंशियस इशू है वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का, कि अगर हम एक कमरे में बैठे हैं और मेरे को कोरोना है और मैंने अपना बातचीत करके निकल गया, तो क्या वो मेरे पार्टिकल्स जो मैंने वायरस छोड़ा है क्या उस कमरे में रहेगा? हाँ, ये एविडेंस है कि 3 घंटे तक तो रहता है, पर एक स्टडी आई थी जिसमें 16 घंटे तक भी वो वायरस हवा में था। इससे भी ज़्यादा जो कांटेक्ट की बात करते हैं ना, कि मैं आया, ये गिलास मैंने छुआ, मैंने इसमें से पानी पी लिया, मैं कोरोना से संक्रमित हूँ। फिर इनको प्यास लगी, इन्होंने कहा अच्छा मैं भी पानी पी लेता हूँ इसी गिलास से, आप मेरे दोस्त हो, इन्होंने भी छू लिया, तो मैंने वायरस इस गिलास पे, इसको कहते हैं फोमाइट्स। गिलास हो, कागज़ हो, ये हो, तो डॉक्टर साहब ने भी इससे पानी पी लिया, उनके हाथ पे आ गया, उन्होंने हाथ से अपने मुंह को छुआ, उस पर चला गया। अब प्रश्न ये है कि ये वायरस इस गिलास पे कितनी देर टिकेगा?
जी इसके बाद कोई दूसरा प्रोग्राम होगा। जी तो ये ग्लास पे अक्सर 1-2 दिन तक रहता है, प्लास्टिक पे 3 दिन रहता है, कॉपर पे सिर्फ 4 घंटे रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉपर आपके पास है तो 4 घंटे 1 मिनट पे आप उठा के कह दो कि अब सेफ है। ये आर्बिट्री होता है। तो ट्रांसमिशन फोमाइट्स के द्वारा होता है, ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट से होता है। हम जी। कांटेक्ट क्यों कहते हैं? एक स्टडी हुई थी जिसमें एक बस में 80 लोग करीब ट्रैवल कर रहे थे, करीब 2 घंटे के लिए, जी। विदेश में हुई थी। उसमें एक पॉजिटिव था, उसमें से 60 को हो गया। तो 60 को ड्रॉपलेट से हुआ होगा, उसने हैंडल पे छुआ होगा, उसने कहाँ छुआ होगा, किससे छुआ, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर एसिम्टोमेटिक है तो 80 में से 60 को हुआ, अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो 80 में से 70 को हुआ। जी तो अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, एसिम्टोमेटिक है तो ट्रांसमिशन कम होता है। लेकिन कांटेक्ट जितने ज़्यादा हो, अगर 4 घंटे का कांटेक्ट है तो चांसेस ज़्यादा हैं, अगर 4 मिनट का कांटेक्ट है तो ज़ीरो नहीं है, ट्रांसमिशन फिर भी होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, द मेथड ऑफ इम्पॉर्टेंट, पेशेंट की सीवियरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, पेशेंट की बीमारी के किस स्टेज पे है। अगर वो अपनी बीमारी के पहले 3 दिन के अंदर है तो इसका ट्रांसमिशन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, अगर 7 दिन के बाद है तो पोटेंशियल कम होता है। ठीक है। तो इन सब के इम्प्लीकेशंस होते हैं। जी तीन बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अनुभव सिर्फ हमारा नहीं है, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टडीज़ हुई हैं उससे भी बहुत अनुभव मिला है। और तैयारी के अलावा अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट्स, पब्लिक, एंड अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर्स। हमारे इंडियन डॉक्टर्स जो है ना पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, बहुत काबिल होते हैं। और आजकल इंटरनेट की वजह से अगर रात को स्टडी पब्लिश हुई है तो सुबह हमें पता लग जाता है। ये तो एक बात। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो कोरोना का इलाज होता है वो सपोर्टिव थेरेपी से ही बचाव सबसे ज़्यादा होता है। सपोर्टिव थेरेपी मतलब जैसे हर घर में आज ऑक्सीमीटर है, और आप पता चलता है कि मेरा सेचुरेशन अब 92 हो गया तो मैं एकदम वो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं जो भी। सेकेंड थिंग इज़ के हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी, जैसे दिल्ली सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके 40% बेड्स जो है ना कोविड बेड्स होंगे, फिर उन्होंने उसको भी बढ़ा दिया बेसिक अपॉन नीड। दिल्ली सरकार ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जिसका मैं एक पार्ट था, जिसमें हमने फरवरी के महीने में ये तैयारी कर ली थी कि अगर एक हफ्ते में रोज़ 10 केस होंगे तो क्या करेंगे, 100 केस होंगे क्या करेंगे, 500 केस होंगे तो क्या करेंगे, कितने वेंटिलेटर, कितने ऑक्सीजन पॉइंट्स। ऑक्सीजन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दवाइयों की बात करें तो जो प्रोग्रेस हुई है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिकवरी ट्रायल जो यूके से आई थी, उसके बाद बहुत सारी ट्रायल्स और मेटा एनालिसिस हुआ कि अगर आप समय पर स्टेरॉइड देंगे तो मॉर्टेलिटी की दर कम हो जाती है। और तीसरी दवाई जो कारगर हुई है, जो प्रॉब्ली पब्लिक के लिए नहीं है लेकिन रेमडेसिविर सब जानते हैं। रेमडेसिविर की काफ़ी कन्विंसिंग स्टडी है कि जो रिकवरी रेट की रेट हम बात कर रहे थे कि 11 दिन की जगह 5 दिन में रिकवरी हो जाती है, उसका मॉर्टेलिटी 11 वर्सेस 7 था, लेकिन वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट नहीं था। उसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी का अभी हमारे पास कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है। लेकिन इस पेंडेमिक के दौरान हमने ये सीखा कि जब तक स्टडी आएगी साल भर लगेगा, लेकिन हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब हमें पता है कि पेशेंट को कब एडमिट करना है, कब नहीं एडमिट करना है, आते ही उसको ऑक्सीजन देनी है। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप ऑक्सीजन लगा के अगर उसको 6 घंटे के लिए उल्टा कर देते हैं तो उसका ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो जाता है। ये हम इसी दौरान सीखे हैं, जिसको अवेक प्रोनिंग करते हैं जी। इसके अलावा जो नॉन इन्वेजिव जो बाईपैप होता है, हाई फ्लो नेजल, बहुत तरह की स्ट्रेटजीज हैं जो इस डिस्कशन के परियों के बाहर हैं, जो हम सीखें, जिससे जो मौत की दर जो इंडिया में 3% के ऊपर थी, जो सर ने बताया कि अब 1.54% हो गई। और ये मैं सोचता हूँ कि और कम होती जाएगी। और ये हम समझ गए हैं कि जिसको डायबिटीज़ है, एल्डरली है, 80 साल के हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, उन पर विशेष ध्यान देना है। ये सिर्फ मुझे ही नहीं पता, आज सबको पता है। तो ये ही सब चीज़ें हैं जिस वजह से हमारी जो सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव हुई है। उसमें भारत सरकार का बहुत 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 योगदान रहा जी। अगर मुझसे पूछेंगे तो कैपिटल NO, नो।
नहीं, नहीं, अगर जो जो बहुत सी क्योंकि महिलाएं नाराज हो जाएंगी आपके इस जवाब से। नहीं, बहुत सारे नाराज होंगे। जी। हम लोग भी खुद जो है ना जी, पर्सनल बात करें तो हम लोग खुद काम करना पड़ेगा। खुद काम करते हैं, लेकिन बात सोचिए कि ये इसके बहुत दो पहलू हैं कि मेड्स का भी तो नौकरी जा रही है, लेकिन वो सब लोग अपने उदारता दिखानी चाहिए, उनकी तनख्वाह नहीं रोकनी चाहिए जब तक ये कोरोना चलते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और मैंने कोविड के केसेस रोज़ खूब सारे देखता हूँ, वीडियो पे भी बहुत सारे तो मैंने नहीं आना पेशेंट्स चाहिए। हाँ। देखे हैं जो मेड्स के जरिए, अब एक मेड एक जगह काम नहीं करती ना, हाँ, बहुत जगह काम करती है। लेकिन मैं यही नहीं रुकूंगा, पर एक बात कहूँगा कि अगर आपके कई लोग वृद्धावस्था होते हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, उनके मेड्स आती है तो उनको जैसे ही वो घर में आती है उनका पूरा सैनिटाइजेशन होना चाहिए, चप्पल जूता सब बाहर होना चाहिए, हाथ पूरे धोने चाहिए। अगर आप हो सके तो उनको एक फ्रेश गाउन पहना के काम करा के, और फिर ये प्रैक्टिकल है कि नहीं मैं नहीं और कह वो सकता। मास्क भी पहने रहे। मास्क तो पहनेंगे, मास्क मास्क तो तो बहुत पहनना ही साधारण है। बात है, लेकिन हाथ फोमाइट्स, अच्छा, अब जैसे फोमाइट्स क्या होते हैं, मैंने जी, कई बार आपने स्पष्ट हाँ, बताया कि वो बर्तन धोएंगे, जी, बर्तन धोएंगे, वो ग्लास छुएंगे, इसको छुएंगे, टेबल को छुएंगे, टेबल को साफ करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो मेड आपके घर में आती है, जी, इंस्टेड ऑफ कहीं कैपिटल है, नो सॉरी मैंने शुरू में बोला, नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपका बहुत जरूरी है काम कराना, जी, तो दैट मेड मस्ट बी सेफ इन द सेंस पूरी सैनिटाइज हो। अगर आप उसको एक गाउन पहना सकते हैं तो धुला हुआ गाउन पहना दे, उसके बाद आते ही उससे पूछें कि उसकी तबीयत कैसी है। अगर उसको ज़रा सा भी गला खराब है, बुखार है या शरीर में दर्द हो रहा है और वो सिर दर्द भी बोलती है तो उसको बाहर से छुट्टी दे दें वापस करना चाहिए, और तनख्वाह ना काटें। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जो मास्क है ये इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि आप खुद ट्रांसमिट नहीं कर सकते, वो एक मेजर एडवांटेज होता है कि अगर आपने मास्क लगाया है और आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी इन्फेक्शन हो या टीबी हो या न्यूमोनिया हो, तो आप अपने ड्रॉपलेट्स को बाहर नहीं फेंक पाएंगे, वो मास्क में ही रुक जाएगा। एक तो ये बात है। और यूँ फॉर्चुनेटली ये जो कोरोना वायरस है ये मोटा वायरस है, इसकी साइज़ ज़्यादा होती है, तो ये जो कपड़े का मास्क आपने बताया है इससे वो रुक जाता है। लेकिन इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सिर्फ मास्क का पहनना ज़रूरी नहीं है, उसको किस तरह से पहना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये नाक के टिप से लेकर चिन के नीचे तक ये बांधना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चश्मा पहनते हैं और अगर आपके चश्मे के ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, इसका मतलब आपका मास्क ठीक पहना नहीं हुआ, क्योंकि हवा जो है लीस्ट रेजिस्टेंस से जाती है और आती है। तो इसलिए आप जो मास्क पहनते हैं वो बिल्कुल अच्छे से, जब जो भी कपड़े का मास्क है 2 लेयर 3 लेयर बिल्कुल अच्छा है। लेकिन हम मैंने नोटिस किया है, मेरे ओपीडी में भी पेशेंट आते हैं, बात करते करते मास्क नीचे खिसक जाता है, या उनकी टेंडेंसी होती है कि मास्क नीचे करके बात करें, क्योंकि आपको मुस्कुराना होता है, रोना होता है, कष्ट बताना होता है, तो लेकिन वो नहीं करना है, किसी सूरत में भी नहीं करना है। उसको मास्क को बहुत अच्छी तरह बांधना है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा है कि वो गले में खराश हो जाती है, वो बिल्कुल सही है। स्पेशली हम लोग जो N95 मास्क यूज़ करते हैं उसमें जो है, जब क्योंकि सांस को बाहर निकालना मुश्किल होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, हमें भी शाम तक थोड़ा सा सिर दर्द हो जाता है, गला थोड़ा भारी हो जाता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन जो कपड़े का मास्क होता है उससे जनरली ये नहीं होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे हम लोग हैं 7-8 घंटे अगर N95 मास्क पहनते हैं तो शाम तक थोड़ी तबीयत तो ख़राब हो जाती है, लेकिन हमारे पास इस समय कोई चारा नहीं है। मेरे हिसाब से इस समय बीमारी से बचने के लिए सबसे, अगर मैं 1 2 3 करूं तो मास्क हमारा नंबर 1 है। और मास्क को तरीके से, और मैं फिर से कहूँगा, आप कहीं भी जाएं, किसी सूरत में भी हो, कुछ भी हो, बात करें या कुछ भी करें, या ये सोचें कि मैं अभी यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, मास्क को नहीं उतारें आप, मास्क को हमेशा पहने। और अगर गले में थोड़ी सी उस वजह से इरिटेशन होती है उसको बर्दाश्त करें, कुछ गरारे कर लें, स्टीम ले लें, उससे ठीक हो जाएगा। मैं बस ये समझना चाह रहा था, जो वो स्पष्ट तरह से वो बात चली गई कि कपड़े का मास्क सुरक्षित है कि नहीं है। कपड़े का मास्क बिल्कुल सुरक्षित है। मोटे कपड़े का अगर 2 लेयर का मास्क है तो बिल्कुल सुरक्षित है कोरोना के पॉइंट ऑफ। डॉक्टर लानी वही पूछ रहे हैं कि N95 मास्क एक बार आपने लगाया, उसको आप कितनी बार पहन सकते हैं? मान लीजिए किसी ने 2 घंटे पहना, 1 घंटा पहना, तो क्या बार बार पहन सकते हैं? अगर मेडिकल, जो लोग हेल्थ केयर
उसमें काम करते हैं, जैसे हम लोग प्रोसीजर करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं या ऑपरेशन करते हैं, उसमें वो सिंगल यूज़ होता है। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इसको ये महंगा मास्क होता है, 100-200 रुपये का आता है, और तो हम उसको जो जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम अपने 4 मास्क रखते हैं। कोई भी वायरस किसी भी सरफेस पे 3 दिन से ज़्यादा नहीं बचता। ये हमारा ज्ञान है। अच्छा। दूसरा है कि मास्क हम जब एक यूज़ करते हैं, सुबह जैसे मैं जाता हूँ वापस आता हूँ तो मैंने 4 लिफाफे रख रखे हैं। एक लिफाफे में वो डालता हूँ और उस पर तारीख डाल देता हूँ कि आज 10 अक्टूबर को, और उस पर नंबर डाल देता हूँ 1, मतलब फर्स्ट डे मैंने इसको यूज़ किया। ठीक है। जब उसको मैं 4 बार यूज़ कर लेता हूँ, मतलब 4 मास्क 16 दिन चलेंगे जी। तो फिर मैं उसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। ये एक स्ट्रेटजी है, अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो ये नहीं है। बट आपने 8 घंटे पहना। हाँ, 8 घंटे आपने 8 घंटे पहना। 8 घंटे ठीक है। तो मास्क पर दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी बात है कि बताइए। लोग महंगा मास्क खरीदते हैं, उसमें गोल सा एक वेल्व लगा हुआ होता है। जी जी। वो वेल्व इसलिए होता है कि आपका जो एक्सलेशन, जो सांस जो आप बाहर फेंकते हैं वो आसान हो जाता है। जी। लेकिन ये बैंड है, ये डेट्रीमेंटल है। ठीक है। क्योंकि आपकी जो हवा जो आपके शरीर से जा रही है वो बिना फिल्टर हुए जा रही है। आपको तो कंफर्ट है, क्योंकि जो N95 मास्क होता है उसमें एक्सलेशन मुश्किल होता है, सांस लेना भारी हो जाता है। अगर अच्छा भला आदमी, जैसे मैं भी 2 मंजिल चढ़ता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, तो लेकिन उसका कोई चारा नहीं है। लेकिन हमारे अस्पताल में एक बोर्ड लगा हुआ है जी कि वेल्व वाला मास्क पहनना बिल्कुल मना है, क्योंकि आप दूसरों को बिल्कुल सेफ नहीं देते। तो डॉक्टर खिलनानी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जैसा कि हम सब देख रहे हैं, मौसम बदलने लगा है, दिन छोटे होने लगे हैं, शाम जल्दी ढल जाती है, टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है, पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया है। आप जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट के लिए आने वाले दिनों की क्या भविष्यवाणी होगी? संजीव, मेरे को तो बहुत फिक्र है, बहुत ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि हमें दूसरे देशों में जो हुआ है उनसे समझना है। जैसे हम बात करें कि कोविड-19 का जो एयर पोल्यूशन से रिलेशनशिप, 3 लैंडमार्क स्टडीज़ इसमें आई है जो शोध हुआ है। एक तो हुआ इटली में। इटली में हमें पता है कि बहुत मौतें हो गई, लाशें संभालना मुश्किल हो गया था। तो नॉर्थ इटली में जहाँ जो कि हेविली पॉल्यूटेड है, वहाँ 12% डेथ थी, मतलब 100 पेशेंट थे तो 12 की डेथ हो गई, एज़ कम्पेयर टू सदर्न इटली जहाँ पर डेथ रेट 4.5%। तो मेजर डिफरेंस। और ये सबका मानना है कि ये एयर पॉल्यूशन की वजह से था। हार्वर्ड ग्रुप ने भी एक डेटा पब्लिश किया, वो काफ़ी अमेरिका के काफ़ी काउंटीज़ को उसमें इंक्लूड किया था। जो PM 2.5 आजकल सब जानते हैं, तो 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब इंक्रीज़ होने से 8.3% रेट मौत की दर बढ़ गई। ये एक बहुत ही ग्लेयरिंग चीज़ है। और तीसरी स्टडी आई थी जर्मनी से, जिसमें यूरोपियन डेटा था, जिसमें NO2 जो नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल जहाँ भी 100 से ज़्यादा थी, 85% मोर्टेलिटी, 85% मौत की दर जो कोविड से हुई वो उन एरियाज़ में थी जहाँ पर NO2 85 100 से ज़्यादा था। जहाँ 15 से कम था तो मौत जो डेथ रेट थी वो बिल्कुल 1.5% थी। अब इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें, अगर हिस्ट्री में भी जाएं तो लंदन फॉग कैसे पता चला था? लंदन फॉग पता चला था कि 4000 एक्स्ट्रा डेथ 1952 में लंदन में हो गई थी, तो उनको तब पता लगा कि ये डेथ एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई। अच्छा। अब हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, दिल्ली की बात करें, सर्दियां आ रही हैं, पटाखे जलेंगे, फेस्टिवल आएंगे, तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, AQI अभी 190 आया है, ये 400 भी जाता है, 900 भी जाता है दिल्ली शहर में दिवाली के टाइम पर। उस समय डेथ रेट वैसे भी बढ़ जाता है। जो एम्स की स्टडी थी डॉक्टर पांडे के अंडर में, उसमें हमने देखा कि पॉल्यूशन के 2 दिन बाद, उससे अगर कंपेयर करें तो पॉल्यूशन के बाद हार्ट अटैक्स, एस्थमा और COPD के इमरजेंसी दर बढ़ जाती है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि न सिर्फ एयर पॉल्यूशन, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है और शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। और दूसरा पहलू ये है कि जब फेस्टिवल सीज़न आता है तो लोग मिलेंगे, आप कुछ ही कर लो, लोग मिलेंगे। और मेरे को व्यक्तिगत ये नॉलेज है कि अगर 5 जनों ने मिलकर साथ में लंच किया और एक अगर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव था, 5 पॉजिटिव हो गए। बर्थडे पार्टी लोगों ने किए, बहुत पॉजिटिविटी।
राखी आई बहुत पॉजिटिविटी, क्योंकि मैं क्लिनिशियन हूँ, मुझे पता है अगर मैं इसको कंबाइन करूँ, लो टेम्परेचर, हाई एयर पॉल्यूशन, कॉन्ग्रीगेशन, ईटिंग टुगेदर, इट इज़ अ वेरी सिनिस्टर कॉम्बिनेशन। एंड आप मुझसे पूछे तो मैं बहुत चिंतित हूँ, और ये जन आंदोलन की बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही है, ये बिल्कुल एप्ट है, इसका पालन करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि सरकार, डॉक्टर कुछ भी कानून बनाए, मेरी ये व्यक्तिगत, आपने भी देखा होगा कि लोग मास्क पहन लेते हैं या तो ठीक से लगाते नहीं, जैसे ही बात करना शुरू करते हैं उसको नीचे कर लेते हैं, कम से कम नाक को तो खुला कर ही लेते हैं। हाँ। कृपया इसको ना करें। हमें पता है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, हमें पता है 3 घंटे के बाद भी उसमें सर्कुलेशन में रहता है। एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में अगर आप बैठे हैं तो आपको बहुत खतरा है, अगर आप दोस्त के साथ बैठ के चाय पीते हैं जी और खाना खाते हैं। जी। तो ये सब बातें मिला के इनका ध्यान रखना चाहिए और जन आंदोलन का बाज़बत पालन करना चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत गूढ़ और इंट्रिकेट सवाल पूछा। जो लॉन्गेस्ट वायरस की जो पॉजिटिविटी पाई गई है वो है 37 डेज जो स्टडी हुई है। तो जो गाइडलाइंस होती हैं वो तो ऐसे, सीडीसी ने तो कह दिया, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल यूएसए ने बोल दिया कि 10 दिन के बाद आप दे सीज टू बी नॉन कंटेजियस। लेकिन एहतियात बरतनी इसलिए है कि वो 100% नहीं होता। ठीक है, गाइडलाइंस पब्लिक के लिए होती है, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन जो जिस 15 दिन पहले उसको ये वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोविड डेफिनेटली पॉजिटिव था, हो सकता है ही विल बी एन आउटलायर जो कि अभी भी ट्रांसमिट कर रहा हो। पहले जो रिकमेंडेशन आई थी इनिशियली कि जो भी पेशेंट जो है आए उसको 14 दिन के ऊपर उसका RT-PCR 2 बार किया जाए 24 घंटे के अंतराल पे। अगर दोनों नेगेटिव आते हैं तब उसको कहें कि नॉन कंटेजियस। क्यों? पर उससे क्या होता है कि रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन हो रहा था, वैसे ही टेस्ट की मुसीबत पड़ी हुई थी। तो इसलिए फिर रिकमेंडेशन दी कि अगर 10 दिन बीत गए और पिछले 4 दिन में बुखार नहीं है और ऑक्सीजनेशन ठीक है, कंसीडर हिम टू बी नॉन कंटेजियस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मास्क को उठा के फेंक दे और घूमने लग जाए कि भाई मैं तो आज़ाद हूँ। नहीं, दैट्स नॉट अ गुड पॉलिसी। अब कार्यक्रम इसको मैं 2 में डिवाइड करूँगा। ये तो तय है कि जो कोविड है ये प्राइमरीली लंग से ही जाता है, मुंह नाक से होता हुआ लंग में जाता है, लंग में निमोनिया करता है, दोनों लंग्स में निमोनिया करता है, उस वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूजन कम हो जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाती है और उसी का हम इलाज करते हैं जी। लेकिन ये इन्फ्लामेशन सिस्टमिक होता है, मतलब ब्रेन में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, लिवर में भी होता है, सब में इन्फ्लामेशन होता है। तो जो लोग रिकवर करते हैं कोविड से, बुखार तो 4 दिन चलता है, 6 दिन चलता है, फिर ठीक हो जाता है, हम उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि आप ठीक हो गए। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीने में इन पेशेंट्स को एक तो बहुत कमज़ोरी रहती है, लैक ऑफ एनर्जी रहती है, शाम को थकावट हो जाती है, कुछ काम करने को मन नहीं करता, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कई लोगों को हल्की सी ठंड लगती रहती है, वो थर्मामीटर लगाते हैं, टेम्परेचर नहीं होता, किसी को लो ग्रेड फीवर रहता है, टांगों में इतना दर्द होता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाते। ये फिर वो तरह तरह के विटामिन सी, विटामिन जिंक, कोविड, ये काढ़ा वो बेचारे पीते रहते हैं, लेकिन वो जो है ना समय लेता है, 1 महीना 2 महीने तक तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा, इसके अलावा हार्ट की बात हो गई, कुछ लोगों को स्ट्रोक्स भी हो जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट है, क्लॉट्स बनते हैं जो है ना सब जगह सारे शरीर में। लेकिन मैं लंग की बात करें तो जो निमोनिया होता है वो 95% के करीब लोगों में तो निमोनिया बिल्कुल लंग नॉर्मल हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन करीब 5% लोगों में जिनको सीवियर निमोनिया होता है उसमें फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस क्या होता है? जैसे हमें चोट लगती है तो वो स्कार बन जाता है, वो स्कार नॉन फंक्शनल होता है, उसको हम टेक्निकली फाइब्रोसिस कहते हैं। इन लोगों को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोग वेंटिलेटर पे भी जाते हैं। बाईपैप का बड़ा रोल है, जो कॉमनली नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन कहते हैं, तो उससे ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत पड़ती है। कई बार डिस्चार्ज होने के बाद भी घर पे उनको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। कुछ लोगों को बहुत रेयर केस में लंग ट्रांसप्लांटेशन से भी बचाया गया है अमेरिका में, दोनों लंग को ट्रांसप्लांट करके। लेकिन जो फाइब्रोसिस होता है, जो आपके इस पे भी दिखा रहे हैं जी, वो फाइब्रोसिस कुछ केसेस में परमानेंट होता है। अच्छा, इन लोगों को
फिर हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ अब ये शोध चल रहा है कि जो दवाइयाँ जो फाइब्रोसिस के लिए हम दूसरी बीमारियों में यूज़ करते हैं, जिसको परफेनिडोन और निंटाडिनब 2 दवाइयाँ हैं, नाम का कोई यहाँ मतलब नहीं है, लेकिन वो दवाइयों पे शोध चल रहा है कि क्या उन दवाइयों से उस फाइब्रोसिस को कम किया जा सकता है। तो एक तो जनरल सिम्टम्स और एक लंग के सिम्टम्स जो है ना वो बहुत टाइम से कंटिन्यू रखते हैं, पेशेंट को सांस की तकलीफ रहती है जी। लेकिन ज़्यादातर मरीज लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ठीक हो जाता है, वेट लॉस भी हो जाता है। एक और बात जो डॉक्टर त्रेहन कह रहे थे वो और आप स्पष्ट कर दें, उन्होंने एंटीकोएगुलेशन जो दवाओं की बात कही थी उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कब तक एंटीकोएगुलेशन ये ब्लड थिनर्स होते हैं, एक तो जैसे एस्प्रिन और क्लोपिड्रोग्रिल जैसे होते हैं, दूसरे एक्चुअली हेपेरिन जिसको कहते हैं जी, जो कि ब्लड को कोएगुलेशन होने से बचाती है। जितने भी पेशेंट मॉडरेट या सीवियर होते हैं जी, अस्पताल में एडमिट होते हैं, उनको ये एंटीकोएगुलेशन दिया जाता है। और लेकिन हमने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो पेशेंट काफ़ी सीरियस होते हैं उनकी जब छुट्टी होती है उसके बाद में उनको स्ट्रोक्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। और अमेरिका में ये एंजियोग्राफी से उन्होंने देखा कि आर्टरीज में भी क्लॉक्स तो कंटिन्यू करते हैं उसके बाद 3 हफ्ते के लिए अच्छा उनको ओरल नई दवाइयाँ आ गई, इंजेक्शन की बजाय ओरल जिसको न्यूअर ओरल एंटीकोएगुलेंट्स कहते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक, ये मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ। सबसे पहले कोरोना केरला में आया था, सबसे पहले केसेस केरला में आए थे, लेकिन केरला वाज क्विक टू रिस्पॉन्ड। उन्होंने बिल्कुल पब्लिक हेल्थ मेजर्स किए, 100% लिटरेसी है, मैं उनको दाद देता हूँ इस बात की कि उन्होंने कंट्रोल किया। दिल्ली की बात करें तो उसमें मैं जो क्रेडिट देना चाहता हूँ वो भारत सरकार को देना चाहता हूँ और दिल्ली सरकार को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही ये कोरोना आया जी, एक कमेटी बनी थी जिसका मैं पार्ट था, और उसकी जो प्रिपेयर्डनेस है कि कितने बेड्स चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ चाहिए, कैसे हम अगर 100 केस हफ्ते में आएंगे तो क्या करेंगे, 500 केस आ जाएंगे तो 1000, सारी स्ट्रेटजी बनी थी। धीरे धीरे हमें पता चला कि वायरस आता कैसे है, फैलता कैसे है, कि सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी वैल्यू होती है, प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन कैसे होता है। जैसे जैसे आता गया है, जो भारत और भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो खुद एक बहुत सीनियर डॉक्टर है जी, इमीडिएट एक्शंस लिए गए, इमीडिएट उसको पब्लिसिटी, रोज़ की रोज़ ICMR से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से गाइडलाइंस आती थी जो बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती थी, और उस वजह से दिल्ली में ये कंट्रोल हो पाया। दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत है, दिल्ली की हेट्रोजेनाइटी बहुत है, दिल्ली में ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, बाहर से लोग बहुत आते हैं। आज की डेट में बात करें जो दिल्ली के अस्पताल दिल्ली के मरीज़ों से इतने भरे हुए नहीं हैं। ये मरीज़ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, ये मरीज़ पंजाब से आ रहे हैं, ये उत्तराखंड से आ रहे हैं फॉर बेटर सर्विसेज। वो हमेशा आते हैं, हर दूसरी बीमारी को के लिए आते हैं, लेकिन दिल्ली को बहुत क्रेडिट है कि दिल्ली में क्विक एक्शन लिया गया है और उस वजह से दिल्ली में कंट्रोल हुआ है। लेकिन कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए, अभी खेल बाकी है। मतलब ढिलाई, अभी खेल बाकी है, अभी खेल बाकी है, लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई है। 23% जो सीरो पॉजिटिविटी आई है वो पहले वाले में आई, अभी 29 है। बट अगर आप उसको मैथमेटिकली लें जी तो 71% तो अभी भी वर्जिन है, एब्सोल्युटली ससेप्टेबिलिटी है 71%। हर्ड इम्यूनिटी 60 to 70% जब हो जाती है तब ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है, बंद नहीं होता, अच्छा स्लो होता है। स्लो ट्रांसमिशन इतना हो जाता है कि जिसको हम फ्लैटन कर्व कहते हैं, ट्रांसमिशन नहीं के बराबर हो जाता है, लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं।